हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दो डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट तथा दूसरी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जिसमें टोटल 484 शब्द हैं, 10 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। आपको मालूम है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपकी राज्य सरकार में कितनी तैयार है? अगर जानना है तो बस इन आंकड़ों पर गौर कर लें। देश के 123 जिलों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है। इसी तरह 143 जिले ऐसे हैं जहां पर सघन चिकित्सा के लिए एक भी आईसीयू बेड नहीं है। इनमें करीब 47 जिले कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए मैदान में हैं। यहाँ पर संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के हालात भी बेहतर नहीं हैं। राज्य के 75 में से 53 जिले ऐसे हैं जहां पर 100 से भी कम आइसोलेशन बेड हैं। इनमें 31 जिले ऐसे हैं जो कोरोना प्रभावित भी हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तस्वीर भी कुछ अलहदा नहीं है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 31 ऐसे हैं जहां एक भी आईसीयू बेड नहीं है। इनमें से 10 जिले कोरोना प्रभावित हैं। राज्यों के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत का खुलासा तब हुआ जब खुद केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राज्यों के सचिवों से स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। कोरोना वायरस का खौफ जिस तरह से हमारे दिल और दिमाग में घर कर चुका है, उस वक्त राज्यों की यह तस्वीर डराने वाली है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राज्यों की प्राथमिकता में आम आदमी का स्वास्थ्य इतना पिछड़ क्यों गया? क्या सरकारी इंतजाम निजी अस्पतालों के भरोसे ही छोड़ दिए गए, या फिर निजी अस्पतालों के सिंडिकेट को फलने और फूलने के लिए राज्य सरकार ने जानबूझकर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को भगवान के भरोसे छोड़ दिया? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण राज्य के सरकारी अस्पतालों की हालत लगातार खराब होती चली जा रही है? वहाँ इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो दवाइयाँ और ज़रूरी संसाधनों की कमी है। कुल मिलाकर कोरोना वायरस ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलकर रख दी है। सवाल कई हैं और नए आएंगे भी, लेकिन शायद अभी यह ऐसा दौर है जब सरकारों को इन सवालों को धैर्य से सुनकर आगे की
रणनीति पर भी काम करना चाहिए। कोविड-19 से पहले की दुनिया अलग थी और इसके बाद अलग होगी, यह पूरी तरह से साफ है। ऐसे में राज्यों को वर्तमान हालात में इस महामारी से लड़ते हुए भविष्य की ज़रूरतों को भी समझना होगा। अपने स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाओं से लेकर स्वास्थ्य बजट के बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा। समझना होगा कि आखिर हम कैसे अपने राज्य के भीतर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों को मुहैया करा सकते हैं। कोरोना आज है, कल चला जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी। यह सही समय है जब हम अपना और अपनी तैयारियों का आकलन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऐसे में सरकार को अपनी योजना और क्रियान्वयन को एक बार फिर से समझना होगा और आने वाले वक्त में अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना होगा। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। मुझे सही संदर्भ तो फ़िलहाल बिल्कुल भी याद नहीं, लेकिन मेरे आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब मेरे एक सहयोगी ने मुझे याद दिलाया कि मैं अरब का सर्वाधिक समय तक अपने पद पर कार्यशील रहने वाला नेता हूँ। इस करीब 21 साल के दौर में बहुत कुछ बेहद तेज़ी के साथ घटा। हालत यह कह रही है कि युद्ध, आतंकी हमले, क्षेत्रीय विवाद, शरणार्थियों की परेशानी, वित्तीय संकट आदि ने इतना उलझा कर रख दिया कि समय आँखें में कैसे बीतता चला गया पता ही नहीं चला। अब तो यादें भी धुंधली होने लगी हैं। अब जबकि मैं यह कहना चाहता था कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है, तो यह नई सदी की सबसे बड़ी आपदा नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत हो गई। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस संसार के सभी नेता एक ही समय पर एक ही मुद्दे को लेकर पहले कभी इतने चिंतित दिखे हों। यह बहुत ही अकल्पनीय ऐतिहासिक स्थिति है। हालांकि इस समय सबसे बड़ी बात यह देखने में आ रही है कि समान संकट पर समान चिंता होने के बावजूद एक समान सामूहिक प्रयास नहीं हो पा रहा है। दुनिया भर में डॉक्टर और शोधकर्ता कोविड-19 का इलाज खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने वैश्विक चिकित्सा समुदाय को इस संदर्भ में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आश्वस्त कर रखा है। विडंबना ही है कि देशों की सीमाओं को नहीं मानने वाला नया दुश्मन तब अपना
असर दिखा रहा है जब अवैश्वीकरण, डीग्लोबलाइजेशन जैसे नए शब्द सामने आ रहे हैं। राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद का फिर से उदय हो रहा है और सीमा पार के विभिन्न प्रकार के सहयोग पर संदेह प्रकट करते हुए इससे बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हमने पिछले 2 दशकों में मानवता को परेशानी, दुख और अत्याचारों की घड़ी में साथ संघर्ष करते देखा है। हमें तो स्याही दिन भी याद है जब न्यूयॉर्क के दिवन टावर्स से 2 हवाई जहाज टकराए थे और पागलपन की हद से गुजरने वाले आतंक के नए दौर की शुरुआत हुई थी। सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर आतंकी घटनाओं को झेला है। अमान के होटल, मैनचेस्टर के एरिना, नाइजीरिया के लड़कियों का स्कूल, पेरिस में कंसर्ट, न्यूजीलैंड की मस्जिद, श्रीलंका का चर्च आदि ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो घिनौने आतंक से संबंधित रही हैं। भले ही वे घटनाएं दूर दूर हुई, लेकिन सभी को निजी तौर पर इनसे दुख हुआ। सारी घटनाओं ने हमें एक होकर संघर्ष करना सिखाया। हमने केवल आतंकी घटनाओं के लिए ही नहीं, वित्तीय संकट और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध भी एकजुट होकर संघर्ष किया है। मध्य पूर्व में हमने महसूस किया कि हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है। हम जानते हैं कि हमें देशों और वहाँ कार्यरत संस्थानों की बाधाओं को तोड़ना होगा। यही हमारी उम्मीद की किरण भी थी। इस मामले में जॉर्डन ने समय की मांग को समझा और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से सभी को एक साथ एक मंच पर लाने का बीड़ा उठाया। हमने अतिवादी हिंसा व आतंक के समूल नाश, सूचना के आदान प्रदान, आपसी मतभेदों को भुलाकर काम करने के लिए अकाबा प्रक्रिया, बहुराष्ट्रीय देशों का वह साझा मंच जो आतंकवाद और अतिवादी हिंसा से लड़ने में आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था, को अपनाया। आज दुनिया ने नए वायरस के खतरे को लेकर चेतावनी का सायरन बजा दिया है। पूर्व के खतरों से इतर इस कोविड-19 ने व्यापक स्तर पर सभी को लपेटे में ले लिया है। इसने इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर हमारे सामाजिक न्याय, आय की असमानता, गरीबी और प्रशासन के हालात पर भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। समाप्त।